नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो गुज़िश्ता एक दिहाई में आलमी सियासत के उफ़क़ पर तेज़ी से उभरा है, तुर्की। यूरोप में मुहाजिरीन के बहरान से लेकर सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल तक, चीन के सिंकियांग में उइग़ुर मुसलमानों के साथ सलूक से लेकर वेनेज़ुएला की सियासी सूरत हाल तक, तुर्की ने बैनुल अक़वामी मामलात में अपनी मौजूदगी को नुमायां तौर पर बढ़ाया है। शाम की खाना जंगी उसकी सरहदों पर जारी रही, जबकि अंदरूनी मुल्क बढ़ती हुई पॉपुलिज्म ने भी उसकी खारजा पॉलिसी को मुतासर किया। ऐसे वक्त में जब आलमी निज़ाम तेजी से तब्दीली के अमल से गुजर रहा है और ताकत का तवाज़ुन मगरिब से निकलकर दीगर खित्तों की तरफ मुंतकिल हो रहा है, कई माहिरीन मल्टीपोलरिटी नए आलमी निज़ाम की अलामत करार दे रहे हैं। ज्यादातर इल्मी मुबाहिसा उभरती हुई ताकतों जैसे ब्रिक्स के गर्द घूमता है, लेकिन तुर्की जैसे ममालिक को निस्बतन कम तवज्जो दी जाती है। मिडिल पावर क्या होती है? चलिए अब जानते हैं कि मिडिल पावर यानी दरमियानी ताकत की खारजा पॉलिसी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इस बात पर इख्तिलाफ पाया जाता है कि मिडिल पावर की वाज़ेह तारीफ क्या है। उमूमी तौर पर मिडिल पावर वो रियासत होती है जो ना तो सुपर पावर हो और ना ही कमज़ोर रियासत, लेकिन मसला ये है कि इस तारीफ के तहत बहुत से ममालिक इस ज़ुमरे में आ सकते हैं। रियासतों को ताकत के लिहाज से दर्जा बंदी करने का तस्वुर सदियों पुराना है। इतालवी मुफक्किर गियोवानी बोट्रेरो ने 16वीं सदी में यूरोपीय रियासती निज़ाम को 3 हिस्सों में तकसीम किया: बड़ी ताकतें, दरमियानी ताकतें और छोटी ताकतें। बाद में 20वीं सदी में अमेरिकी माहिर सियासत AFK ऑगेंस्की ने पावर ट्रांजिशन थ्योरी पेश की, जिसमें आलमी ताकतों को गालिब, बड़ी, दरमियानी और छोटी ताकतों में तकसीम किया गया। सर्द जंग के खात्मे के बाद तुर्की की पॉलिसी साजों ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तुर्की को नए आलमी निज़ाम में मरकजी किरदार अदा करना चाहिए। कई माहिरीन ने तुर्की को ब्राज़ील और भारत की तरह एक उभरती हुई मिडिल पावर करार दिया। माहिर सियासत विलियम हेल के मुताबिक तुर्की को मिडिल पावर कहना उसके आलमी किरदार को समझने का सबसे हकीकत पसंदाना तरीका है। उनके मुताबिक ताकत मतलब है दूसरे ममालिक को ऐसे फैसले करने पर मजबूर करना जो वो आम हालात में ना करते, या बड़ी ताकतों के दबाव के मुस्तरद करने की सलाहियत रखना। तुर्की अगरचे सुपर पावर नहीं, लेकिन उसके पास इतनी सलाहियत जरूर है कि वो इलाकाई सतह पर खुद मुख्तार फैसले कर सके और असर रसूख कायम रख सके। तुर्की की खारजा पॉलिसी की खुसूसियात क्या हैं? नंबर 1, इलाकाई क़यादत की ख्वाहिश। उभरती हुई मिडिल पावर्स अक्सर इलाकाई तंजीमों में सरगर्म और कायदाना किरदार अदा करती हैं। तुर्की ने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के दौर में मशरिक़ी वस्ता के मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत किए और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे इदारों के साथ करीबी रवाबत इस्तवार किए। इब्तदाई तौर पर साल 2000 की दहाई में तुर्की ने खुद को मुस्लिम दुनिया के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया। ताहम बाद-अज़ां मुआशी सुस्त रवैये और जमहूरी अमल में तनज़्ज़ुली ने उसके सॉफ्ट पावर को मुतासर किया। नंबर 2, आलमी हैसियत की तलाश। उभरती हुई ताकतें आलमी सतह पर अपनी हैसियत मनवाना चाहती हैं। जैसा कि माहिर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात विलियम वॉलफोर्थ कहते हैं, स्टेटस का तस्वुर आलमी शनाख्त और तस्लीम किए जाने से जुड़ा होता है। तुर्की ने भी अक़वामे आलम में अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश की ताकि उसे एक संजीदा और मौसर आलमी खिलाड़ी के तौर पर तस्लीम किया जाए। नंबर 3, निश डिप्लोमेसी और सालसी किरदार। तुर्की ने अपनी जोग्राफियाई और सकाफती हैसियत मशरिक और मगरिब के दरमियान एक पुल को इस्तेमाल करते हुए निश डिप्लोमेसी अपनाई। साल 2008 में इसराइल और शाम के दरमियान बिलवास्ता अमन मज़ाकरात शुरू करवाए। साल 2010 में ब्राज़ील के साथ मिलकर ईरान के साथ जोहरी मुआहदे में किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ मेडिएशन का क़याम फिनलैंड के साथ मिलकर अमल में लाया। साल 2011 में शामी बहरान के आगाज़ पर तुर्की ने हुकूमत शाम से बराह रास्त राब्ता किया और आलमी बरादरी के साथ मिलकर तनाज़े के हल की कोशिश की। इंसानी हमदर्दी की सफारतकारी तुर्की ने अपनी खारजा पॉलिसी में ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी को भी फ़रोग़ दिया। 2016 में आलमी इंसानी हमदर्दी समिट की मेज़बानी की। दुनिया की सबसे बड़ी मुहाजिर आबादी की मेज़बानी की, जिसमें 3.5 मिलियन से ज़ायद शामी पनाहगज़ीन शामिल हैं।
اس اقدام نے ترکی کو ایک انسانی ہمدرد ملک کے طور پر پیش کیا۔ کیا ترکی واقعی ایک مؤثر مڈل پاور ہے؟ اگرچہ ترکی نے سیاسی عزم ظاہر کیا کہ وہ ایک مڈل پاور کا کردار ادا کرے، لیکن اس کی عالمی اثر اندازی محدود رہی ہے۔ کامیاب مڈل پاور صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی ایجنڈے کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ داخلی سطح پر جمہوریت میں تنزلی اور معاشی مسائل نے ترکی کی سافٹ پاور اور کشش کو کمزور کیا ہے۔ یہی عوامل اس کی عالمی حیثیت کو محدود کرتے ہیں۔ ترکی گزشتہ دہائی میں عالمی سیاست میں ایک فعال اور پرعزم کردار ادا کرتا نظر آیا ہے۔ اس نے علاقائی قیادت، ثالثی سفارتکاری اور انسانی امداد کے ذریعے خود کو ایک ابھرتی ہوئی مڈل پاور کے طور پر منوانے کی کوشش کی۔ تاہم سوال اب بھی باقی ہے، کیا ترکی اپنی موجودہ داخلی اور خارجی چیلنجز کے باوجود عالمی نظام میں ایک مستحکم اور مؤثر مڈل پاور بن پائے گا؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔